हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोटेक का पार्ट थर्ड और हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अभी तक हम डीएनए के सेगमेंट को काटना सीख चुके हैं आरी से, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे उन सेगमेंट्स को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। बेसिक वाले पोर्शन के अंदर हमने सारी बातें क्लियर कर चुके हैं, हम सारी बातें। बस यहाँ पे ना अब हम थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो डायग्राम दे रखे है ना, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ऐसे बोलती है कि हम जब देखो हमने यहाँ तक अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का हर पॉइंट कवर किया था। अब एनसीईआरटी की बात सुनो। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है या आइसोलेट करना है, वो किसकी मदद से होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से होगा, ठीक है। अब बोलना द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। आपको पता है आरी से काटोगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। These fragment can be separated by the technique of gel electrophoresis। यही बात बोलिए, डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिव। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर होता क्या क्या है आपको पता है। डीएनए के ऊपर, डीएनए के 5th कार्बन पे जो वो पेंटोज शुगर होती है, उसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। वो फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप किसके रूप में होता है? फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है। तो डीएनए उसके कारण नेगेटिवली चार्ज होता है, आप सबको पता है। और आप सबको पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, डीएनए को, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव पोर्शन की तरफ ही आप उसे रख दोगे और एक तरफ हो जाएगा पॉजिटिव पोर्शन। तो जो ये नेगेटिव पोर्शन होएगा, ये भाग के, जो ये नेगेटिव चार्ज चीज होगी, ये भाग के जाएगी पॉजिटिव के पास। तो ये तो आपको पता है, ये तो फंडा है, साइंस का फंडा है ये तो, कि भाई नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज के पास जाएगी। तो यही काम होएगा। आपको क्या करना है, देखो आप सबको पता है एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ये लिखो, ये लिया, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। आपने क्या किया, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे उनको इन वेल्स के अंदर डाल दिया, और जैसे ही क्या होगा, ए एनोड इसको अपनी तरफ खींचेगा। बताओ याद रखने का तरीका, एनोड बुला रहा है आजा आजा आजा, एनोड बुला रहा है आजा आजा। तो यहाँ पे एनोड, यहाँ ये क्या डीएनए के फ्रेगमेंट्स चले जाएंगे। सीधी सीधी बात है, जिसका साइज छोटा है, ठीक है, वो भाग के फटाफट जाएगा। जिसका साइज बड़ा है, ठीक है, वो भाग के नहीं जा पाएगा। तो ये साइज के बेसिस पे होता है, चार्ज के बेसिस पे नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। और साइज और चार्ज रेशो पे भी नहीं होता। कहीं आप सोच रहे हो जिसका साइज बड़ा तो उसके ऊपर चार्ज भी बहुत ज्यादा होएगा, क्योंकि देखो कॉमन सी बात है, साइज बड़ा तो बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप होंगे, बहुत सारा चार्ज होएगा। पर आपको चार्ज को कंसीडर नहीं करना, बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात। चार्ज को आप कंसीडर नहीं करोगे, आप ओनली साइज को लोगे, और ना ही साइज अपॉन चार्ज को लोगे। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, चार्ज का तो फंडा है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कि चार्ज सेपरेशन के अंदर हेल्प प्ले नहीं करता। इनकी जो स्पीड है उसके ऊपर चार्ज इफेक्ट नहीं डालता, इनका साइज इफेक्ट डालता है। अब देखो जिसका साइज छोटा वो ज्यादा दूर होएगा इस वेल से और ज्यादा पास होएगा एनोड के पास, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जिसका साइज छोटा वो ज्यादा दूर तो होगा वेल से और पास ज्यादा आएगा एनोड के। तो आई होप आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये हमने कहा, इसको हम देखो, ये मीडियम था, ये मीडियम था क्या आखिर? ये मीडियम है ना, अगार अगार था। अगार अगार हमें किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है, ग्लेसिरेलिया और जिलेटिनियम से मिलता है। तो ये अगार अगार था, ठीक है, एनोड की तरफ भागेगा। वही बात लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ना। और आप देखो जब से ज्यादा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है वो एग्रोकस मीडियम होता है। ये क्या नेचुरल पॉलीमर है। देखो हमें एक एल्गी से मिल रहा है तो कॉमन सी बात है, ये नेचर से मिल रहा है। तो एल्गी क्या है? प्लांट ही तो है, नेचर से मिल रहा है, तो नेचुरल पॉलीमर है। किससे? सी वीड से। देखो ये सी वीड भी बोलते हैं। वीड पता क्या होती है? खिदवा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आप देखिए खेतों के अंदर छोटे छोटे घास लग जाती है बहुत ज्यादा, उसे हम बोलते नहीं इतनी ज्यादा खिदवा होगी, तो वही है वीड। तो सी वीड मतलब सी के अंदर, समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मिलती है अमाउंट में, ठीक है। जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनको हम क्या करते हैं, साइज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। ये सीविंग इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या है आप ध्यान रखना। ये ना जो एग्रोकस मीडियम है ऐसे नहीं है, ये कहीं आप सोच रहे हो बस ये मीडियम है और ये हो गया कि इसके ऊपर डीएनए चल रहा है, इसके ऊपर नहीं चल रहा। ये ना छलनी जैसे, देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो ऐसे है ये मीडियम, ऐसे ऐसे, तो ऐसा ही मीडियम है ये। देखो ये चीज जो आपको ये
स्लेटी स्लेटी रंग दिख रहा है ना, ये ऐसा मीडियम है और इनके अंदर डीएनए भाग रहा है, ठीक है। या तो आप मान के चलो आपने कंगे रख दिए बीच बीच में बहुत सारे, फिर कंगों को हटा दिया, फिर आपके पास ऐसे लाइनें बन गई ना, उनके अंदर जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसके ऊपर से नहीं है, इसके अंदर से जा रहे हैं डीएनए, ठीक है। यहाँ पे सीविंग इफेक्ट मतलब छलनी का इफेक्ट, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और यही बात है कि स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो कहाँ जाएगा, वो आगे की तरफ, जो वो आगे के पास रहेगा, आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। अब देखो आपने डीएनए को सेपरेट तो कर लिया, अब आप डीएनए को देखोगे कैसे, देखना, याद रखना इस बात को, आप डीएनए को अपनी नॉर्मल वे से नहीं देख सकते, आंखों से देख सकते हो पर नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते। पहले तो स्टेन करना पड़ेगा, स्टेनिंग के लिए आपको चाहिए इथीडियम ब्रोमाइड और साथ में यूवी रेस भी चाहिए। ध्यान रखना, नेचुरल लाइट के अंदर आप डीएनए नहीं देख सकते, आपको यूवी रेस चाहिए और साथ में इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा। सीजियम क्लोराइड कहाँ आया था, जब हमने एमबीआई पढ़ा था वहां पे सीजियम क्लोराइड आया था ना, जब उन्होंने क्या बोलते हैं मेथल्सन और मैथ्यू थे ना, उन्होंने वो क्या था, क्या बोलते हैं, पहली बार बताया था इकोलाई के अंदर ही लिया था ना उन्होंने, हाँ इकोलाई के अंदर उन्होंने बताया था कि भी सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में बताया था उन्हें कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है, ठीक है। वहां पे उन्होंने सीजियम क्लोराइड लिया था, यहाँ पे इथीडियम क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड है और यूवी रेज की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। आपको देखो फ्रेगमेंट इन विजिबल लाइट एंड डीएनए कैन नोट, यहाँ पे ध्यान से देखना, कैन नोट, मैंने कहा ना विजिबल लाइट और विदाउट स्टेनिंग आप देख ही नहीं सकते, और आपको डीएनए दिखेगा कैसा, ऑरेंज कलर का, ठीक है, ऑरेंज कलर का डीएनए कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये ऊपर क्यों हुआ, वेट हैंग हो गया, एक सेकंड रुकिए, ये लिखे एनसीईआरटी ने, देखो यहाँ पे द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोकस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन। देखो जैसे आप इल्यूजन क्या होते हैं आपको पता है, वो क्या बोलते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम को एक चम्मच से निकालते हैं ना, वो जो आप देखते हो, ठीक है, पहले इसको पानी में डबोते हैं फिर चम्मच से निकालता है, वो अजीब सी चम्मच होती है, वही इल्यूजन है, बस ये ध्यान रखना आप। ऐसे आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिया और अब आपको पता है ये मेरा डिजायरेबल डीएनए था, आपने लिया हुआ आइसक्रीम वाला, यहाँ से इसको निकाल लिया, इसी को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन द कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग द क्लोनिंग वेक्टर। कॉमन सी बात है, अब आपने इस फ्रेगमेंट को ले लिया, अब आप इसको किसके साथ जोड़ोगे, वेक्टर के साथ जोड़ोगे और क्या बना लोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लोगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा आपका। तो ये तो हमने बात की इसकी, हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सारी बात की हमने। अब आता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, सीधी बात है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, पिछली वीडियोस के अंदर ही बताया था, क्लोन्स मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, उनको क्लोन बोलते हैं। वेक्टर जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड अपनी जैसा सेम बनाता है, कोई वेरिएशन नहीं आता उसके अंदर, तो उसने क्या क्लोन्स बनाए ना, बिल्कुल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर चीज बनाई ना, तो क्लोन्स, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, क्लोनिंग वेक्टर बोल दिया। आपको पता है प्लाज्मिड वेक्टर की तरह तो एक्ट करता ही करता है, क्लोन्स मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अपने जैसा ही बना के छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसे क्लोनिंग वेक्टर बोल देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्लोनिंग वेक्टर को स्टार्ट करते हैं और इस स्क्रीन को भी सही करते हैं। देखो क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने से पहले ना आप एक बार इस डायग्राम को देखिए ढंग से। इस डायग्राम के अंदर क्या है, वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा रखा है, ये वेल्स खड्डे बना दिए और यहाँ पे डीएनए के बैंड्स हैं, अलग अलग बैंड बन गए, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, जब ये ज्यादा इसके पास है, एनोड के पास है, ठीक है, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई लगा रखी है, ये बस अलग तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए क्लोनिंग वेक्टर, हम किसकी बात कर रहे थे, क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे थे। देखो आपको पता है जो प्लाज्मिड है वो तो वेक्टर की तरह एक्ट करता ही करते हैं, साथ में बैक्टीरियोफेज भी, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो भी वेक्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया के अंदर ही डालने होते हैं जर्नली, ठीक है, जर्नली बैक्टीरिया सेल्स के अंदर ही डालना होता है अपने को, जो फॉरेन डीएनए होता है उसको, तो वहां पे बैक्टीरियोफेज भी एक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज कैसे एक्ट करता है, सोच के देखिए, बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस का खुद का डीएनए था, खुद का आरएनए था, वो जाता है बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है अपना डीएनए, वो डीएनए जाके जुड़ता है किसके साथ,
देखो बैक्टीरियोफेज है ना, उनके पास बैक्टीरियोफेज आरएनए वायरस नहीं होते कभी भी, बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये तो एनसीईआरटी के अंदर 11th में सेकंड चैप्टर के अंदर दे रखा है, तो ये तो देखो समझना इस बात को। बैक्टीरियोफेज आया, उसके पास डीएनए था खुद का डबल स्ट्रैंडेड, उसने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब आपको पता है वायरस क्या करता है, अपनी मशीनरी नहीं होती उसकी, वो डीएनए उसके साथ जुड़ता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ता है। तो उसको खुद को पता है कि मुझे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कैसे जुड़ना है, तो वहां पे फिर बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वैसे ही वायरस का डीएनए रेप्लिकेट कर देगा। अब हमने क्या किया, उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, उसके अंदर वो जीन डाल दी जिससे जो हमें चाहिए थी बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तो लगना आता ही है बैक्टीरिया के सेल के साथ, बैक्टीरिया के सेल के डीएनए के साथ, तो वो जाके लग जाएगा उसके साथ और रेप्लिकेट करेगा और हमें वो प्रोटीन मिल जाएगा। ये तरीका एक। दूसरा क्या है कि आप प्लाज्मिड को लो, प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया के अंदर होता है। आपने किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया किसी और किसके बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसको ना मेजर डीएनए जो मेन डीएनए उससे कोई मतलब नहीं है, ये ग्रो करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ये प्लाज्मिड अपना काम करता रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बस यही बात एनसीईआरटी लिखती है क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। देखो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड, इनके पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट द कंट्रोल। मेरे को अभी तक है ना, आपको अगर पता लगे ना जरूर मुझे बताना, मुझे ये नहीं समझ आया बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंडिपेंडेंटली कैसे हो सकता है क्रोमोसोमल डीएनए के। ये लाइन एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रखी है ना, कुछ तो गड़बड़ है। दया आप ना दया बन के ढूंढ के दिखाओ, सीआईडी बन के इस गड़बड़ को जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। लिटरली मुझे नहीं पता इसके बारे में क्यों बैक्टीरियोफेज को ऐसे बोला कि इंडिपेंडेंटली। अभी मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया, बैक्टीरियोफेज इंडिपेंडेंटली नहीं करता, उसके डीएनए के साथ जाके जुड़ता है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं बोला बिल्कुल सही है मेरी बात, मुझे तो अपने ऊपर यकीन है, ठीक है। आपको पता है हर एक का अलग अलग कॉपी नंबर होता है, कॉपी नंबर मतलब कितने वो कॉपीज बनाएगा। अब ये बात देखिए, सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 या 2 कॉपी नंबर। कुछ प्लाज्मिड का 1 से 2 कॉपी नंबर होता है, कुछ का 5 से 10 होता है, 15 से 100 होता है, सॉरी 15 से 100 होता है। द नंबर goes even higher, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। If we are able to alien piece of DNA into bacteriophage या plasmid of DNA, we can multiply the number of equal copy number of plasmid या bacteriophage. Vector used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and select the recombinant from a non recombinant। देखो आपको पता है वेक्टर, आप देखो एक कोई प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ आपने डीएनए को फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया। अब आपको क्या पता वहां जाके जुड़े या नहीं, आपको ऐसा प्लाज्मिड लेना चाहिए जिससे, देखो पहले ये वाली लाइनें थी ना, ये वही बातें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी, आप खुद रीड भी की मेरे साथ, समझ भी आया आपको। देखो आपको क्या करना है, ऐसा डीएनए लेना है, मतलब ऐसा प्लाज्मिड लेना है जिससे आपकी पहचान भी हो जाए, ऐसा वेक्टर लो जिससे आपको पता भी लग जाए कि ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। मतलब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कि डीएनए एलियन पीस डीएनए प्लाज्मिड से जुड़ा है या नहीं, जो फॉरेन डीएनए वो प्लाज्मिड से जुड़ा है या नहीं जुड़ा, आपको ये भी पता लग जाए, ऐसा प्लाज्मिड लेना है आपको। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। आप इसके फीचर डिस्कस करते हैं प्लाज्मिड के। ये देखो, ये वो फीचर है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए वेक्टर के पास जो कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर देगी। यही वो सारी चीजें जो कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करेगी। जैसे कि पहली बात आपको पता है कौन कौन सी चीजें, अब ये एनसीईआरटी क्या टॉपिक देती है कि ये वो चीजें जो कि फैसिलेट मतलब हेल्प करना, फैसिलेट करती है किसको, क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को क्लोन्स बनाने में फैसिलेट करती है, यही बहुत सारी चीजें। क्लोन्स अभी आपको समझ आए क्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। वो क्लोन्स क्या होते हैं, जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर थिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। तो देखो ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लाई होना चाहिए उसके पास। ORI क्या होते हैं, देखो आपको पता है, एक आपने क्या लिया, वेक्टर लिया, वेक्टर एक ऐसा वेक्टर लिया जिसका ORI बहुत कम है, ओरिजिन ऑफ रिप्लाई बहुत कम है, तो बहुत कम क्लोनिंग करेगा, बहुत कम कॉपी नंबर बनाएगा, बहुत कम कॉपीज बनाएगा, ठीक है, उसका कॉपी नंबर कम होगा। पर आपने
ऐसा वेक्टर लिया जिसकी क्लोनिंग क्या है, कॉपी नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी। सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है। अब ये ओआरआई क्या होते हैं? ये ओआरआई डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि बताता है कॉपी नंबर को डिसाइड करता है डीएनए के। क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट जो ये कॉपी नंबर डिसाइड करते हैं। अब देखो किसी का, जैसे मैंने कहा ओआरआई, हर एक कॉपी नंबर के हिसाब से या ओआरआई के हिसाब से कॉपी नंबर वेरी करता है, या किसी का कॉपी नंबर डिफरेंट है, दैट्स मींस की ओआरआई डिफरेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये कहता सीक्वेंस फ्रॉम वेयर the replication start and any piece of a DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. This sequence is also responsible controlling the copy number of a linked DNA so if one want to recover many copy number target DNA, it should be cloned into a vector whose origin support a high copy number. आपको बहुत ज्यादा कॉपीज बनानी है तो आपको ऐसा वेक्टर लेना चाहिए जिसका ओआरआई क्या, जिसका कॉपी नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। ये ओआरआई वो सेगमेंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जहां देखो दो काम कर रही है ये, एक तो आपका डिसाइड कर रही है कॉपी नंबर, और दूसरा रेप्लिकेशन स्टार्ट भी यहीं से होती है। ये बात ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? वही बात जो बोला था, वेक्टर के पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर सके। रिकॉम्बिनेंट मतलब जहां पे एलियन पीस ऑफ डीएनए आके जुड़ चुका है या फॉरेन डीएनए आके जुड़ चुका है। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जहां पे ये एलियन पीस ऑफ डीएनए आके नहीं जुड़ा है। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर दे, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर दे, वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करता है। अब देखिए ये एनसीईआरटी यहाँ क्या लिखती है, in addition to ORI, the vector required a selectable marker which had to identify an elimination non-transformant and selectively permit the growth of transponent. क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोनेंट नहीं ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब कि हम क्या, देखो अब ये क्या सिलेक्टेबल मार्कर, आपको पहचान होगी कि भाई इसके अंदर तो जो वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट है और इसके अंदर वेक्टर रिकॉम्बिनेंट नहीं है, आपको इनकी पहचान होगी। तो आपने क्या किया, देखो मैंने बार बार बोला था रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग चीज है, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड अलग चीज है। ट्रांसफॉर्म्ड क्या होते हैं कि वो वेक्टर आया है क्या नहीं सेल के अंदर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, क्या एलियन पीस वेक्टर के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या वो रिकॉम्बाइंड डीएनए आया है या नहीं आया किसके अंदर, सेल के अंदर, वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये बात। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरिया। इस लाइन को ना हाईलाइट कर लो, ये लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट है। आप ना रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म में इतनी गलती कर देते हो। आपका अच्छा पेपर बनाने वाला जरूर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरिया, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देखो नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्टेड एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, बॉडी भी नहीं, एंटीबायोटिक्स, पता नहीं क्या हो रखा है। जो पता क्या होते हैं, जब आप एक काम कर रहे होते हैं ना, बीच में बार बार अड़चने आए तो आपको दिमाग खराब हो जाता है, पर आपको करना नहीं होता, शांति से उस काम को लगातार करते रहना होता है। आपको पता है बीच में इतनी बार मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ गई ड्यू टू सम अनवांटेड रीजन। तो आइए वो फालतू की बात छोड़ के मेन अपने फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर। देखो एम्फिसिलिन, क्लोरोफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन और कैनोमाइसिन, ये ना क्या होती है, वेक्टर के ऊपर रहती है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, मतलब ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि इन एंजाइम्स के लिए कोड करेगा और ऐसी चीज बनाएगा जो कि ये एंटीबॉडीज हैं, ये जो एंटीबॉडीज है ना, इनको मार देगी। वो एंजाइम क्या कर देगी, मतलब ऐसा प्रोटीन बनाया जो कि इनको मार देगी और खुद मरेगी नहीं वहां पे। ठीक है, वहां पे ग्रो कर जाएगी वो, समझे। जैसे देखो आप मान लो कि मुझे आप जहर दे रहे हो, मेरी बॉडी के अंदर एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट, एक सेगमेंट है जो कि क्या करता है, एक उस जहर के अगेंस्ट है ना कोई चीज बनाता है, जिसके कोई प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण वो जहर मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाता। बस सेम वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, और उसको हम मतलब ये सारी चीजें यूज एज सिलेक्टेबल मार्कर, इसको हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करते हैं, जरूर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं मार्कर, देखो सिलेक्टेबल मतलब इससे ये चीजें ना, इनकी मदद से हम पहचान कर पाएंगे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है रिकॉम्बिनेंट है। अभी देखिए आपको समझ आएगा, ये हमने बेसिक में इतना डिस्कस नहीं किया है, तभी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, ई कोलाई cell do not carry restricted resistance against any of these antibodies। इनमें से देखो
एनी ऑफ दीज एंटीबॉडीज। लोग है ना पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि ई कोलाई के पास तो रेस्ट्रिक्शन के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। वो बात बिल्कुल गलत है। इन चारों में से एक भी नहीं होती, एनी ऑफ दीज। देखो एनसीईआरटी लिखती है, आप पता नहीं इन पॉइंट्स को क्यों नहीं ध्यान देते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ई कोलाई के पास कोई भी रेस्ट्रिक्टेड वो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस नहीं होता एंटीबॉडी के अगेंस्ट। होता है कोई ना कोई के लिए तो उसकी बॉडी के अंदर बन ही जाता है। पर क्या बोलते हैं इन चार की बात की हमने, इन चारों के लिए ई कोलाई के पास कोई भी, ये चारों क्या थे, एक टाइप के वो थे एंटीबॉडीज थी जो कि एक बैक्टीरिया को आके मारती थी। इन चारों के लिए ई कोलाई के पास कोई भी क्या बोलते हैं इन चारों के लिए कोई भी ई कोलाई के पास अपने डीएनए के ई कोलाई के डीएनए के पास कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं होता जो प्रोटीन बनाए और इनसे ई कोलाई को बचाए। पर और कोई एंटीबॉडी है ना, एंटीबायोटिक है, उनके लिए होता है। ये एंटीबायोटिक बहुत कंफ्यूज करती है आपको ना। ह्यूमन हेल्थ के अंदर डिटेल से बताया जाएगा क्या एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक में क्या अंतर होता है। पर आप ध्यान रखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, बायो मतलब लाइफ, जो अगेंस्ट था किसी की लाइफ के अगेंस्ट हो, ठीक है। और एंटीबॉडीज वो होती है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने का। अब होती है क्लोनिंग साइट। क्या होती है देखो, आपको पता है इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए मतलब आपने क्या किया, वेक्टर के साथ एक एलियन डीएनए को जोड़ दिया, मतलब फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया। तो आपको पहचान करना है क्या ये रिकम्बाइन हुआ है क्या नहीं, क्या वो एलियन पीस ऑफ डीएनए आके वेक्टर से जुड़ा है क्या नहीं। वही पहचान करने के लिए आपको एक क्लोनिंग साइट चाहिए। देखो जैसे कि हमने चार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की बात की। कौन सी, एम्फिसिलिन, टेट्रामाइसिलिन, कैनोमाइसिलिन और क्लोरोफेनिकोल, ठीक है। एम्फिसिलिन और टेट्रामाइसिलिन ये पता है डायग्राम दे रखा है PBR 322 का डायग्राम है, ठीक है। PBR 322 का डायग्राम है ये। वहां पे देखो दो ही एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन इस्तेमाल होते हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। आप ध्यान रखना रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग चीज होती है, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड अलग चीज होती है। तो आई होप आपको ये तो ध्यान आया होगा। देखो the presence of a more than one recombinant site within the vector will generate a several fragment which will complicate the gene cloning। देखो ये वाली लाइन ना, जैसे ये लाइन और एक वो लाइन जो हमने डिस्कस की थी कि वेक्टर को और फॉरेन डीएनए को जो आप डीएनए वेक्टर के अंदर डाल रहे हो उन दोनों को सेम आरी से कट करना है। किससे कट करना है, सेम आरी से कट करना है। और ये बात आपने पहले डिस्कस की थी, सेम आरी से क्यों करना है वो हमने देखा था, ठीक है। अब एक बात और आती है, अगर जो फॉरेन डीएनए है, आपने कोई और डीएनए लिया किसी और सेल से, अगर ये वो डीएनए इसके ऊपर एक आरी आ रही है, उस आरी को काटना है, GATTC पता नहीं जो भी काटना है, ठीक है। वो उसके बहुत सारे हिस्से हैं, मतलब मान लो यहाँ पे भी वो चीज़ें, यहाँ पे वो चीज़ें, यहाँ पे वो चीज़ें, वो आरी जिसको आरी जहाँ से आके काटेगी, ठीक है। पर आप ये ध्यान रखना, अगर जितने ज़्यादा उसके पार्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा मतलब मान लो यहाँ पे बहुत सारे हिस्से बन रहे हैं जिसको आरी को काटना पड़ेगा, तो बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो आपका काम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप फ्रेगमेंट को सेपरेट ढंग से कर ही नहीं पाओगे। तो ये वाली बात एनसीईआरटी बोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वो इंपॉर्टेंट बात थी ना कि सेम आरी से काटना है, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरी आउट एट अ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एट द साइट प्रेजेंट ऑन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब देखो, अब मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ डायग्राम, फिर हम एनसीईआरटी के ऊपर फिर चलेंगे। देखना क्या होता है, ये लीजिए, ये भी बस ये देखो कलर वगैरह चेंज है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, अगर आप क्या करना, मेरी बात सुनो, आपने ना एक आरी ऐसे ली, ठीक है, आपने वो डिजायरेबल फ्रेगमेंट काट लिया, वहां से ले आई, ये एलियन पीस है, ये रहा एलियन पीस, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहा एलियन पीस। आपने इसको एक बार साइड रख दिया। फिर आपने क्या किया, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का ये पोर्शन, ये प्लाज्मिड है ना, इस प्लाज्मिड का ये पोर्शन कट कर दिया और यहाँ पे एलियन पीस को लगा दिया। अब आप देखो, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो खत्म हो चुका है। अब ये ऐसा प्रोटीन नहीं बनाएगा जो कि एम्फिसिलिन से प्रोटेक्ट करे, नहीं बनाएगा ना। अब क्या किया आपने, इसको एक प्लेट के अंदर रख लिया, ठीक है। वहां पे आपने एम्फिसिलिन डाला एम्फिसिलिन, ये लीजिए, इसका भी डायग्राम काफी अच्छा था, ये रहा। ये देखो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे तो देखो विद एम्फिसिलिन, यहाँ पे देखो विद टेट्रासाइक्लिन, ये तो कुछ और बात है, रुक जाइए, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस डायग्राम को ये देखिए, ये डायग्राम पता किस लिए है, ये डायग्राम अलग ही बात बोलते हैं, आप उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे।
इसको जो डिस्कस करेंगे उससे पहले जो भी हम डिस्कस करें उसको ढंग से देख लीजिए। जो हमने बोला, हमने कहाँ कट लगाया, एम्फिसिलीन पे कट लगाया ना, ये देखिए उसी डायग्राम के ऊपर दोबारा चलते हैं। हमने एम्फिसिलीन पे कट लगाया, यहाँ पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया, किसको इंसर्ट कराया, फॉरेन डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट करवाया। यहाँ पे जब हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया, आपको दिख रहा है ना, ये करवा दिया। अब यहाँ पे इसके पास एम्फिसिलीन को कोड करने के लिए प्रोटीन तो है नहीं, एम्फिसिलीन को रजिस्ट करने के लिए जो प्रोटीन बनाने थे वो तो बनेंगे नहीं। अब वो प्रोटीन ही नहीं बनेंगे जब, तो अगर यहाँ पे आप एम्फिसिलीन डालोगे तो क्या होगा, ये मर जाएगा वहां पे, ऑफकोर्स मर जाएगा, ठीक है। पर अगर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो वहां पे ये नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास वो प्रोटीन है जो कि टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने के मतलब रेसिस्ट करने के लिए प्रोटीन बनाएगा। वो पोर्शन है, वो जीन है इसके पास रखा अभी। पर अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे डीएनए के फ्रेगमेंट को, तो अब क्या होगा कि अब ये क्या नहीं कर पाएगा, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इससे हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, किसको, एम्फिसिलीन, मतलब हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशिएट नहीं हुआ अभी, ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ है कि वेक्टर रिकम्बाइन हुआ है या नहीं हुआ। पर आप मुझे ये बताओ, ये कुकरसॉम प्रोसेस है, कुकरसॉम पता क्या होता है, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। पहले तो आपको एक प्लेट बनानी पड़ेगी, आपने देखो एक प्लेट के अंदर रखा, ठीक है, एम्फिसिलीन, ये मतलब यहाँ पे आपने एम्फिसिलीन मीडियम एम्फिसिलीन वाले पोर्शन पे डीएनए का फ्रेगमेंट लगा रखा था। एक ट्रे लिया आपने, उसके अंदर उस ट्रे के ऊपर इसको रखा, फिर आप उस ट्रे के ऊपर आपने एम्फिसिलीन डाला, ठीक है, वहां मर गए, तो आपको पता लगा हाँ रिकॉम्बाइन हो चुके थे। फिर आपको वैसी वैसी बहुत सारी ट्रेस बनानी पड़ेगी। आप पहचान कैसे कर पाओ, मतलब ये ना काफी लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, हमने एक तरीका और निकाला, और ये तो अब की बार नीट में आया भी था। देखो क्या करना है आपको कि भी ऐसे एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, वहां पे ना मतलब प्लाज्मिड है, ठीक है, वहां पे क्या है, एक प्लाज्मिड के ऊपर ना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये वही बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है जिसको हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लैकोपेरोन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाली, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज मतलब यहाँ पे ये पोर्शन है जो कि डीएनए का वो पोर्शन है जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, वो बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। अगर आपने उस पोर्शन को कट कर दिया तो वो एंजाइम नहीं बना पाएगा। जैसे ही बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्ट करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है, तो क्या होता है, ब्लू कलर अपीयर होता है। कौन सा कलर, ब्लू कलर। जब आपने वो मतलब वो पोर्शन ही कट कर दिया, अब वहां पे ब्लू कलर तो अपीयर, मतलब अब आपने पोर्शन कट कर दिया, अब ये इसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ही नहीं बन रही, तो वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं तो आपके पास क्या नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा, आपके व्हाइट कलर आएगा। तो व्हाइट कलर से आप पहचान कर पाओगे कि भाई ये रिकॉम्बाइन है या नॉन रिकॉम्बाइन है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना यहाँ पे, इसी तरीके से हम ये हमारी मदद करता है पहचान करने में। तो ये तो आपको समझ आया ना, कैसे एम्फिसिलीन और टेट्रासाइक्लिन मदद कर रहे हैं आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। अब आप हमारा ये पीबीआर 332 का डायग्राम, 32 नहीं 22 है, पीबीआर 322 का डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, प्लाज्मिड ए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे तो ना ये PVU सेकेंड, ये ना सारी क्या आरी के लिए जितनी भी जिसकी हम बात करेंगे ना, आरी की साइट है, यहाँ पे ये वाली आरी आके कट लगाएगी, कौन सी, PVU सेकेंड आरी कट लगाएगी, यहाँ पे PST1 आरी कट लगाएगी, यहाँ पे PUV1 आरी कट लगाएगी, ठीक है। यहाँ पे कौन लगाएगी, ऊपर वाली जगह में इको R1 लगाएगी, यहाँ पे गाल1 लगाएगी, यहाँ पे हिंड सेकेंड लगाएगी, यहाँ बामफस लगाएगी, यहाँ पे साल1 लगाएगी। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे याद करेंगे इसको, मैंने तो ऐसे याद किया था। देखो आप प्रशांत या पवन, ये देखना, पहले तो प्रशांत और प्रशांत फर्स्ट और पवन फर्स्ट, ठीक है। फिर ये तो तीन आपको ध्यान रखा, इको क्लास हिंदी, जो इकोलॉजी क्लास थी वो हिंदी में थी। प्रशांत और पवन, कौन, प्रशांत और पवन, पहले प्रशांत आएगा फिर पवन आएगा, ठीक है। प्रशांत और पवन इकोलॉजी की क्लास लगा रहे थे जो कि हिंदी में थी, ठीक है। देखो ये तीन है ना लगातार, ये तीन है लगातार, तो यहाँ पे थर्ड आएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड आएगा। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने देखा कि ब्राह्मण मास्टर, कौन सा मास्टर, ब्राह्मण मास्टर सलमान खान की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण मास्टर सलमान खान की बात कर रहे हैं, इनको पसंद नहीं आई ये बात, पता नहीं क्यों, भाई कर सकता है, इससे क्या दिक्कत है, मतलब ये देखो ये ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मैं कुछ भी कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ बोलने का, ये बस एक वे है कि हम ऐसे याद कर सकते हैं। ब्राह्मण मास्टर सलमान खान की बात कर रहा था,
पवन तो ना रोने लग गया, बिल्कुल पवन तो बिल्कुल ही बेवकूफ था, रोने लग गया। ठीक है, पवन क्या बोला, पवन बोला मैं दोबारा सेकंड टाइम इस क्लास में नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों उसको इतना परेशान हुआ सलमान खान की बात से, शायद अच्छा नहीं लगता होगा पवन को सलमान खान, है ना। तो ठीक है, तो इसलिए ऐसे ध्यान रखना आपको। प्रशांत पीहू गए, प्रशांत और पवन इकोलॉजी क्लास लगा रहे थे जो कि हिंदी में थी, तीसरी क्लास थी वो, और ब्राह्मण मास्टर सलमान खान की बात कर रहा था। पवन को पसंद नहीं आया। ठीक है, पवन क्या बोला, पवन बोला कि मैं दोबारा इस क्लास में नहीं जाऊंगा, सेकंड टाइम मैं इस क्लास में नहीं जाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट ध्यान रखना है। पवन देखो यहाँ पे पवन है, पवन ऊपर की तरफ है फर्स्ट वाला, और सेकंड दोबारा कभी इस क्लास में नहीं जाऊंगा। और पवन क्या कर गया, रोने लग गया दूसरी बार। तो ये देखो कहाँ पे रोप, रोप, ये ना रोने को कैसे याद करो आप, रोप से याद करो। देखो रोप क्या है, रोप ना ये एनसीईआरटी ने अपनी थ्योरी के अंदर नहीं दे रखा, पर इस डायग्राम के नीचे लिख रखा है। ये रोप ना वो प्रोटीन बनाता है जो कि ओआरआई की हेल्प करता है डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर। क्या करता है, वो प्रोटीन बना रहा है जो कि ओआरआई की हेल्प कर रहा है डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपने कभी मेरा इंस्टाग्राम आईडी देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा पवन को सलमान खान क्यों नहीं पसंद है। ठीक है, वो आपको वो इंस्टाग्राम आईडी देखने से पता लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। I_रुद्र, देखो यहाँ पे भी सॉरी बोलनी पड़ रही है अपनी आईडी को बताने में। तो आप सोच लो, मैं तो आपको बहुत कम सॉरी बोलता हूँ पढ़ाते वक्त। देखो मेरे को अपने आईडी बताते वक्त इतना वो हो रहा है, संकोच हो रहा है। ठीक है, I_am_रुद्र_टाक। ठीक है, ये मेरी आईडी आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे आपको पता लग जाए क्यों। हाँ, मेरे दोस्त की वीडियो भी, उसमें आपको पता लग जाएगा पवन को क्यों सलमान खान पसंद नहीं है। ठीक है, वो तो अलग मैटर है, वो हमें उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, उसको पसंद हो नहीं हो अपने को क्या है, हमें तो पसंद है, हमें तो सारे हीरो पसंद है। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट किया क्या नहीं किया, किया। इससे हमें हेल्प हुई क्या नहीं हुई, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करने में, ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशिएट करने में। देखो सीधी सीधी बात है। अब आप वेक्टर सीधा बाहर की बाहर तो रखोगे नहीं, उसको सेल के अंदर डाल दोगे, जिसके अंदर डालना था वहां पे डाल दिया। अब वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। अब वहां पे एम्फिसिलिन डाल रहे हो, फिर आपके पास वो इकोलाई की सेल ही तो है जहां पे अब आप एम्फिसिलिन डाल रहे हो। ठीक है, इकोलाई मान लो या कोई भी बैक्टीरिया मान लो जिसके अंदर आपने उस वेक्टर को डाला है, वहां पे वो तो है ही है। तो आप जहाँ पे मतलब वहां पे वो वेक्टर तो आया ही आया अंदर। अब आपको रिकॉम्बिनेंट भी पता लग गया और ट्रांसफॉर्म भी पता लग गया, दोनों काम हो गए आपके। ठीक है, आप ऐसे, तभी इसको हमने बोला सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इसने एक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही सारी बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिख रखी है, सबकी सब एज इट इज यही बात है। जितनी भी हमने डिस्कस की, नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट को नी रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, यही सारी बातें एनसीईआरटी यहाँ लिख रखी है। और फिर वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली हमने बात की थी जो कि ब्लू कलर अपीयर करवाता है, वो बात यहाँ पे लिख रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था कुम्बरसोम, मैंने कुकरसोम बोल दिया था का, कुम्बरसोम प्रोसेस है, मतलब काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये वाली बात सब सारी की सारी बातों ना हमने समझ लिया। यही सारी बातें एनसीईआरटी ने लिख रखी है। दिस रिजल्ट टू इनएक्टिवेशन, ये सारी वही बातें हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबसेट ब्लू कलर, और इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने हमें हेल्प कर दी इस तरीके से। अब मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने भी हेल्प कर दी हमारी, और रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, अब आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। वेक्टर मतलब वही वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेक्टर ना देखो, हमने बैक्टीरिया के अंदर डालना तो सीख लिया, प्लाज्मिड की मदद से डाल देंगे। अब प्लांट्स और एनिमल के अंदर तो प्लाज्मिड नहीं डालेंगे ना। ठीक है, वहां पे वेक्टर की तरह कौन एक्ट करेगा, ध्यान से सुनना। एनिमल के अंदर एक्ट करता है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस मतलब जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से काम करता हो, मतलब जिसका जीनोम कैसा हो, आरएनए जीनोम हो, आरएनए से वो डीएनए बनाए, फिर अपना प्रोटीन बनाए, वो होता है रिट्रोवायरस। ठीक है, ये रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर हेल्प करता है जब हमें किसी को मतलब कोई फॉरेन डीएनए को एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कराना होता है। आपको पता है एड्स है, एड्स क्या है, जो एड्स बीमारी होती है वो एचआईवी वायरस से होती है। एचआईवी वायरस कैसा है, रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस वो पहले आरएनए होता है, 2 मॉलिक्यूल आरएनए होते हैं उसके पास, फिर वो 2 मॉलिक्यूल आरएनए मतलब 2 मॉलिक्यूल होते हैं आरएनए के, वो आरएनए के 2 मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर वो डीएनए जाके हमारे सेल से जाके जुड़ता है। कहाँ पे जाके जुड़ता है, मैक्रोफेज के अंदर जाके जुड़ता है। ठीक है, मैक्रोफेज के सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ता है, वहां पे जाके जुड़ गया, फिर वो मैक्रोफेज रेप्लिकेट करते हैं, वैसे डीएनए के सेल्स भी रेप्लिकेट होते हैं। तो अगर हम क्या करें,
वही जैसे हमने वहाँ बैक्टीरियोफेज की बात की थी, अगर हम इस रिट्रोवायरस के आरएनए की जगह वो कोडॉन्स डाल दें जो कि हमें चाहिए थे, है ना, और फिर ये जाके जो हमें चाहिए वो कोडॉन्स जाके अब जुड़ जाएंगे। पर इस रिट्रोवायरस को डिसार्म करना पड़ेगा, मतलब वो कोडॉन हटाने पड़ेंगे इस रिट्रोवायरस से जो बीमारी फैलाते हो, और ठीक है, और वो कोडॉन डाल दिए जो कि हमें चाहिए, फिर वो जाके जुड़ गया, फिर वो रेप्लिकेट करेगा हमारे सेल के अंदर जाके, हमारे डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हमें वो प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसने भी वेक्टर की तरह एक्ट कर दिया। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स का ध्यान से समझना। एक है ना, ये था क्या बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम। ये क्या करता है, डाइकोट्स प्लांट के अंदर ट्यूबर मतलब गांठें बना देता है, नोड्यूल्स बना देता है। अब हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया से काम करता था, हमने इस बैक्टीरिया के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, और ये सॉरी हाँ, you have been supplied a lesson from a bacteria and virus. You have the eukaryotic cell and the force them to bacteria या virus. For example, agrobacterium tuberfecium, a pathogen for a several dicot plant. ये देखो बैक्टीरिया नहीं है, पैथोजन है, ठीक है। देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम, अब पैथोजन फॉर अ सेवरल डाइकोट प्लांट, बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स के अंदर ये ट्यूबर गांठें बना देता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके पास ना टी डीएनए था, उस टी डीएनए को, इस टी डीएनए, देखो ये क्या बोल रहे हैं, to deliver a piece of DNA known as a tDNA to transform normal plant cell into a tumor cell and direct these tumor cell to produce the केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। देखो क्या हुआ, इसके पास टीडीएनए था, उस टीडीएनए को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और उस टीडीएनए के अंदर जो हमें डिजायरेबल सेगमेंट, जो डिजायरेबल चीज थी जो हमें डालनी थी वो डाल देंगे। फिर वो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम जाएगा, है ना, वहां पे जाके लग जाएगा, और वहां पे और हम इसको डिसार्म कर देंगे, मतलब ये ट्यूबर्स नहीं करेगा, ट्यूमर नहीं बनाएगा, ठीक है। उस पोर्शन को हटा देंगे, डीएनए के उस पोर्शन को हटा देंगे जो ट्यूमर्स बनवाता था, और वो पोर्शन डाल देंगे जो हमें चाहिए था। तो ये सब फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब देखो मोस्टली डाइकोट्स के अंदर इन्फेक्शन करता है, तो डाइकोट्स के अंदर हमें जो डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें बनवाना था प्लांट्स के अंदर वो हमें मिल जाएगा। दैट सिंपल। ये देखो ये टीडीएनए इस्तेमाल होता है, ये याद रखना, टीडीएनए ट्यूमर डीएनए, ठीक है। ये फिर ऊपर होना रुक गया, ये सारी बात एनसीईआरटी करे। सिमिलर रिट्रोवायरस की बात की, द ट्यूबर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम जो ये पैथोजन है ना, इसका जो प्लाज्मिड है वो टीआई प्लाज्मिड हम इस्तेमाल करते हैं, और कौन सा टीडीएनए हेल्प करता है, ठीक है। ये दोनों बात आप याद रखना, टीआई प्लाज्मिड और टीडीएनए को अच्छे से ध्यान रखना, उसको टीडीएनए और टीआई प्लाज्मिड को अच्छे से ध्यान रखना। ये पूरी बात हो गई। अब है ना, हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि बैक्टीरिया के अंदर हम कैसे वेक्टर की मदद से फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे, और प्लांट्स और एनिमल के अंदर कैसे हम इंसर्ट करेंगे। अब बात आती है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब जो होस्ट सेल है उसके अंदर उस डीएनए को डालना है, तो उस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे वो क्या बोलते हैं, वो जो फॉरेन डीएनए है वो क्या कर सके, होस्ट के अंदर आ सके, ठीक है। कैसे, देखो कैसे करेंगे हम वो, देखो अब हमने क्या बोला, कॉम्पिटेंट होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उस प्लाज्मिड या उस वेक्टर को अपने अंदर लेने के लिए हम क्या करेंगे, होस्ट की सहायता करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो बैक्टीरिया है, मान लो एक बैक्टीरिया सेल है, उसके अंदर हमें वेक्टर को डालना है, तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर को डालना है, तो हमने क्या किया, हमने ना बैक्टीरिया को डाइवलेंट आयन दे दिया। डाइवलेंट आयन मतलब जिसकी वैलेंसी 2, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये डाइवलेंट आयन दे दिया। इसके साथ ये ना हेल्प करेगा जो सेल वॉल है ना उसको क्रॉस करने में, सेल वॉल को क्रॉस करने में। सेल वॉल से क्या आ जाएगा, वो डीएनए के सेल क्या, वो मतलब जो फॉरेन डीएनए था वो अंदर आ जाएगा। अब सेल वॉल से तो अंदर आ गया, अब क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए हम उसे क्या देंगे, हीट और कोल्ड शॉक देंगे। पहले हीट देंगे फिर कोल्ड शॉक देंगे, पहले कोल्ड शॉक देंगे फिर हीट शॉक देंगे। ध्यान रखना, पहले कोल्ड शॉक दिया जाता है फिर हीट शॉक दिया जाता है, पहले ठंड में लेके जाया जाता है उसे, फिर गर्मी में लेके जाया जाता है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। पहले आप ऐसे सोचो, जब आप कोई काम कर रहे हो तो पहले आप शांत होते हो, फिर आपको कोई वो काम हो नहीं पा रहा होता तो आपको गुस्सा आता है बाद में, तो पहले तो आप शांति से काम करते हो, तो पहले कोल्ड शॉक फिर उसके बाद हीट शॉक दिया जाता है, ठीक है। ये वाली बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है।
तो अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी यही बोल रही है कि हीट शॉक दिया जाता है, कोल्ड शॉक दिया, मतलब इसको हीट शॉक ही बोल देते हैं, ठीक है। पहले आइस पे रखा जाता है, फिर गर्म जगह का टेम्परेचर कितना था 42 डिग्री सेल्सियस, फिर उसे दोबारा से आइस पे रखा जाता है, ये काम किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो किसके अंदर आ जाता है, डीएनए का वो सेगमेंट सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाता है। अब आप मुझे ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोलती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये बोलती है कि भी है ना, ये जो डीएनए है, एलियन डीएनए है ना, देखो हीट शॉक और कोल्ड शॉक तो हमने देखी है, मतलब पहले तो कहां डाला, आइस के अंदर डाला, फिर इस किसको कहां डाला, हीट शॉक दिए, ठीक है, आइस के अंदर, फिर हीट शॉक। हीट शॉक का टेम्परेचर कितना होगा, 42 डिग्री सेल्सियस होगा, ये तो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। हीट शॉक और कोल्ड शॉक बैक्टीरिया के अंदर दिए जाते हैं, और डाइवलेंट आयन भी बैक्टीरिया को दिया जाता है, ताकि वो सेल वॉल के थ्रू क्या सके, सेल वॉल के थ्रू तो पार हो जाए डाइवलेंट आयन से, और सेल मेम्ब्रेन को हीट शॉक और कोल्ड शॉक के थ्रू पार कर जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन के अंदर वो डीएनए का सेगमेंट दे देते हैं, डाल देते हैं, और फिर वो इंसर्ट कर देते हैं सेल के अंदर। और आपको पता है एक वेक्टर वाला तरीका तो है ही, वेक्टर के साथ जोड़ के तो हम डाल ही सकते हैं। प्लांट्स के अंदर वो क्या करते हैं, बायोलिस्टिक जीन गन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जीन गन्स क्या होती हैं, हम है ना जो डीएनए का फॉरेन डीएनए का या एलियन डीएनए का सेगमेंट होता है, उसको गोल्ड और टंगस्टन से कोट कर देते हैं, मतलब उस डीएनए के बाहर गोल्ड और टंगस्टन की परत लगा देते हैं, और वो लगी हुई परत क्या करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मतलब वो एक गन के थ्रू सेल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। पर इसके साथ क्या होता है, ये कई बार भेद के भी चला जाता है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है ना, तो इसलिए कामयाब हो जाता है। यहाँ पे अगर एनिमल सेल के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जीन गन को, ये भेद के चला जाएगा। इसको देखो बायोलिस्टिक भी बोलते हैं, इसको बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं, और जीन गन भी बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखना, गोल्ड और टंगस्टन की मदद से गोल्ड और टंगस्टन की कवरिंग भी की जाती है उसके ऊपर। और ये डिसआर्म देखो ये डिसआर्म पैथोजन, जैसे कि जो हम अभी तक कर रहे थे एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कि वेक्टर को ले रहे थे, वेक्टर जैसे यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड था, एग्रोबेशियम ट्यूबरफेशियम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया था डाइकोट्स प्लांट के अंदर, और किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर हमने क्या लिया था, रिट्रोवायरस लिया था, तो वो तो है ही है, ठीक है। तो ये सब है, आज हमने ना काफी हिस्सा इस चैप्टर का कवर कर लिया, काफी ज्यादा। कल आगे वाला जो हिस्सा है ना, वो सब हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं। पहले ना एक बार आप बस ये देख लीजिए, ये देखो, ये रहा, ये जीन गन है, इस गन के थ्रू हम टंगस्टन और गोल्ड से कोटेड किया गया फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और ये माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन की नीडल है, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर हमने ऐसे फॉरेन, देखो ये फॉरेन डीएनए का पीस है, उसको ऐसे होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया। तो ये दोनों बात आप देखो, माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन का आपको डायग्राम दिखा दिया मैंने। फिर हमारा पीसीआर रह गया, बस पीसीआर के बाद तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। पीसीआर के बाद ये फिर क्या बोलते हैं, ये इनका बायोरिएक्टर्स की बात आएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, काफी थोड़ा पोर्शन रहता है, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो और आएगी, और 4 पोर्शन के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।